प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार यादव हिंदी अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कक्षा 11वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पाठ 2 मियाँ नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। तो पाठ का अध्ययन करने से पहले पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महिला कृष्णा सोबती जी का महिला लेखिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने न केवल कहानी और उपन्यास लेखिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, अपितु अन्य गद्यात्मक विधाओं पर भी सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। अन्य का मतलब कि रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, इन सब को लिखने में भी इन्होंने सफलता पाई है। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, जो कि पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में है, इस जगह पर हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा अस्थाई स्कूल में हुई। बाद में इन्होंने लाहौर, दिल्ली व शिमला आदि स्थानों पर भी शिक्षा प्राप्त की। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग से भी रहा। इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी शिरोमणि सम्मान आदि से भी सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी की सदस्यता भी प्राप्त है। साहित्य अकादमी प्रमुख रचनाएं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कृष्णा सोबती बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी है। स्वामिनी का मतलब कि मालिक हैं, उसके कहने का मतलब इनके बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, शब्द चित्र, संस्मरण आदि विविध विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जिंदगी नामा उपन्यास है जो कि इनका, समय सरगम, ए लड़की, दिलो दानिश आदि कहानियां हैं। मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, संस्मरण एवं रेखा चित्र, शब्दों के आलोक में, हम हसमत जो है इसी में इनकी ये रचना भी है। जो मियाँ नसीरुद्दीन के रचना है वो इसी में है। साहित्यिक विशेषताएं हैं इनकी। कृष्णा सोबती की रचनाओं का आधार संवेदनात्मक अनुभूति है। संवेदनात्मक अनुभूति का मतलब होता है जो आंतरिक संवेदना जो व्यक्त की जाती है। इनकी रचनाओं में आत्मीयता का भाव सर्वत्र देखा जा सकता है। आत्मीयता, कलात्मकता की दृष्टि से भी कृष्णा सोबती की रचनाएं उत्कृष्ट हैं। उत्कृष्ट का मतलब ऊंची हैं। नारी जीवन की परिवर्तित मनोस्थितियों एवं दमित इच्छाओं को, दमित का मतलब जो दबी कुचली हुई हों, को इन्होंने अपनी रचनाओं में अत्यंत उत्साहपूर्वक उद्घाटित किया है। इनकी रचनाओं की अन्य प्रमुख विशेषता है कि इन्होंने जीवन का विवेचन एवं विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को बारीकी से जो है एक तथ्य को अलग अलग कर देना, यथार्थ के धरातल पर किया है। समाज में व्याप्त सामाजिक विसंगतियों को भी गहराई से परखा एवं समझा है। भाषा शैली, कृष्णा सोबती के साहित्य का कला पक्ष भाव पक्ष की भांति ही विकसित एवं समृद्ध है। इनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति का अनोखा अंदाज भी देखते ही बनता है। इनकी रचनाओं की भाषा जो है प्रवाह युक्त एवं यथार्थवादी है। थोड़े शब्दों के माध्यम से पूरे विषय को कह देना इनकी रचनाओं की अन्य प्रमुख विशेषता है। कि मतलब गागर में सागर भर देना, वो वाली बात है कि थोड़े चीज़ में इन्होंने बहुत बड़ा वो कह रखा है। तो इनकी जो रचना है इसके बारे में देखते हैं। इसका थोड़ा सा पहले सार देख लेते हैं। तो ये जो शब्द चित्र लेखिका सुप्रसिद्ध हम हसमत नामक रचना में संकलित है। ये जो मियाँ नसीरुद्दीन है, ये किसमें है? हम हसमत नामक रचना है उसमें ये संकलित है। इसमें इन्होंने खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र अंकित किया है। शब्द चित्र कहने का मतलब ये है कि जो खानदानी का मतलब होता है जिनके पूर्वज भी उस पेशे से, उस व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो होती है, रुचियों, जो इंटरेस्ट होता है, जो और स्वभाव, और जो अपनी मनोवृत्तियाँ होती हैं, जो स्वभाव होता है, उसका शब्द चित्र अंकित किया है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। मतलब अपने पेशे को जो है एक कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी काम को करके सीखने का असली हुनर होता है। दोपहर का समय था। लेखिका ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजरते हुए आटे का ढेर सनते देखा।
आटे का ढेर सनते देखा, मतलब मियाँ नसीरुद्दीन जहाँ पर खोमचा लगाते थे, जहाँ बेचते थे रोटियाँ, वो वहाँ पर की बात बता रही हैं कि दोपहर का समय था। लेखिका दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजरते हुए आटे का ढेर सनते हुए देखा। ढेर का मतलब बहुत सारा जो ढेर होता है। पूछने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई की दुकान है। जब पूछा वहाँ पर लोगों से तो पता चला कि ये खानदानी का मतलब वहाँ पर पूर्वज भी उनके ये धंधा करते थे, ये पेशा करते थे की दुकान है। अंदर मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे, और जो मियाँ नसीरुद्दीन जी हैं वो अंदर बैठे जो है चारपाई पर वो बीड़ी पी रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मंजे हुए थे। मंजे हुए का मतलब कि बिल्कुल कुशल हो गए थे। जो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा उनका उस पर जो है प्रभाव था इस पेशे पर। तो कारीगर के तेवर, बातचीत से पता चला कि मियाँ के बोलने का अनोखा अंदाज है। जब बातचीत किया लेखिका ने तो उनको एक अनोखा अंदाज मिला, अनूठा, एक अद्वितीय अपूर्व जो होता है वो मिला। पहले तो मियाँ चौंके कि कोई अखबार नवीस न हो। मियाँ चौंके, मियाँ नसीरुद्दीन पहले तो चौंक गए कि कोई अखबार वाला आ गया, पत्रकार आ गए खबर छापने के लिए। फिर तसल्ली से जवाब देने लगे, फिर तसल्ली से सहमत होकर के आराम से वो जवाब देने लगे। पता चला कि नानबाई का काम उनका खानदानी पेशा है। फिर लेखिका को पता चला कि ये तो इनका पेशा है, खानदानी पेशा। यह काम मियाँ ने अपने पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई से सीखा है। उन्होंने बताया फिर नसीरुद्दीन जी ने कि अपने पिता से मैंने ये धंधा जो है, ये पेशा जो है, बरकत शाही हमारे पिताजी का नाम है, उनसे ये नानबाई सीखा है। मियाँ के दादा कल्लन भी आला नानबाई थे। कहने का मतलब कि उनके दादा जो थे कल्लन, दादा भी थे और उनके पिताजी भी थे। अब उन्होंने भी ये पेशा अपना लिया है। बाप दादा की नसीहत के बारे में पूछने पर मियाँ बोले, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। जब लेखिका ने बाप दादा की नसीहत के बारे में कहा कि बाप दादा ने जो नसीहत दी है, जो सिखाया है, वही बच्चे भी सीखे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सीखने से नहीं, ये काम करने से आता है। ये काम करने से आता है, नसीहत देने से नहीं। पहले बर्तन धोना सीखा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जब शुरुआत किया तो बर्तन धोना सीखा, फिर भट्ठी बनाना सीखा। भट्ठी जिस पर जो है कोई चीज़ पकाते हैं रख करके या रोटी सेंकते हैं। फिर भट्ठी बनाना सीखा और फिर भट्ठी को आँच देना का मतलब कि भट्ठी में आग जलाना सीखा। सीधे सीधे नानबाई का हुनर कोई नहीं सीख सकता। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में ही वो रोटी पकाना नहीं शुरू कर दिए। पहले बर्तन धोना शुरू किए, फिर भट्ठी में आग जलाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो रोटी सेंकना भी शुरू किया। शिक्षा देने का प्रशिक्षण बड़ी चीज़ है। पहले हमने खोमचा लगाया। खोमचा का मतलब होता है एक रेहड़ी टाइप में। खोमचा लगाया, तब यहाँ नानबाई बनना नसीब हुआ। तब जो है धीरे धीरे नानबाई जो है प्रसिद्धि है रोटी बनाने वालों की, नसीब हुआ। मियाँ ने बताया कि वे खानदानी नानबाई हैं। उन्होंने बताया कि हम खानदानी नानबाई हैं, कोई आज नए नए नहीं कर रहे हैं। उनके बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने पूछा कि मियाँ कोई चीज़ खिला सकते हो। उनके बुजुर्गों से मतलब कहने का उनके पैतृक से बादशाह सलामत नाम के बादशाह ने पूछा कि मियाँ कोई चीज़ खिला सकते हो, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न आग से पके न पानी से बने। यह पूछने पर कि वह क्या चीज़ थी, मियाँ नानबाई बोले, यह हम बतावेंगे। खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उन्होंने बताया कि नानबाई जो है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहने का मतलब ये है जो परफेक्ट है काम में, उससे कहीं पर भी करवा लो। उसी समय रहमत नामक व्यक्ति को पुकार लिया। मियाँ जी ने पूछा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। उन्होंने क्या कहा कि वो लड़की जो है वो रुमाली लेने नहीं आई। रुमाली एक रोटी का प्रकार है, तो वो खुद ही चले आए हैं। उनका कहने का मतलब ये है, शाम को मंगवा लीजो। तो फिर नसीरुद्दीन ने कहा शाम को मंगवा लीजो। मियाँ नसीरुद्दीन से जब एक प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करने के लिए लेखिका ने कहा तो वे बोले, पूछिए, अरे बात ही पूछिएगा, जान तो नहीं लेवेगा। मतलब नसीरुद्दीन ने जब
नसीरुद्दीन से जब बात पूछने के लिए लेखिका ने कहा तो नसीरुद्दीन ने कहा कि पूछिए, जान तो नहीं लोगे, आप प्रश्न ही पूछोगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी तो जो है 80 की उसमें अवस्था में मरे थे, मैं भी 70 का हो चुका हूँ, पता नहीं हमें भी इतनी मोहलत मिले या ना मिले, मैं भी कूच कर जाऊँ, इतनी मोहलत मिले ना मिले। लेखिका ने मियाँ जी से स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। लेखिका ने पूछा कि आपके बुजुर्गों ने, आपके पैतृक जो हैं वो शाही बावर्ची खाने में, शाही बावर्ची खाने का मतलब जहाँ पर बादशाहों के लिए खाना बनता है वहाँ पर रसोइये का काम करना, उसको पूछा कि किया ही होगा, किस बादशाह के यहाँ वो काम करते थे। मियाँ ने उत्तर देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि किस बादशाह के यहाँ वो काम करते होंगे। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों बाल की खाल, आप इतने गहराई में क्यों जा रहे हैं, क्यों इतने वो हो रहे हैं। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं। अरे बता दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, अब आप उस बादशाह का भी नाम पूछने पर तुले हुए हो, क्या ज़रूरत है। जब मियाँ से कहा गया कि ज़रा बादशाह का नाम बता दें तो उसे वक्त ना मिला लिया जाता, तो जब मियाँ से कहा गया कि वो बादशाह का नाम बता दें तो उसे वक्त ना मिला लिया जाता, मतलब उस वक्त को ही ना मिला लेते कि उस वक्त कौन सा बादशाह था। जो जिस वक्त की बात बता रहे हैं उस वक्त से उस वक्त को मिला लेते कि कौन था उस वक्त, किसका शासन था, अपने आप पता चल जाता, उत्तर निकल आता। मियाँ खिल्ली उड़ाते हुए बोले, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। फिर खिल्ली उड़ाते हुए बोले कि वक्त से वक्त को आज तक किसी ने मिलाया है, कहने का मतलब ये है कि जो वक्त बीत जाता है उस वक्त को आज के वक्त से कोई मिला पाता है। उन्होंने कुछ और सोच लिया उस बारे में। यह पूछने पर कि मियाँ के यहाँ कितनी तरह की रोटियां पकती थी, मियाँ ने नामों की झड़ी लगा दी। जब नसीरुद्दीन से प्रश्न किया गया कि मियाँ के यहाँ कितनी रोटियां पकती थी तो उन्होंने झड़ी लगा दी। बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर मियाँ बोले, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। फिर उसकी विशेषता बताने लग गए तुनकी की कि पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। फिर मियाँ अतीत की याद में खोकर बोले, उतर गए वो ज़माने। फिर अतीत में होकर के बोले, मतलब वो ज़माने लद गए, वो ज़माने बीत गए, वो पुरानी बातें बीत गई। और गए वो कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, और वो लोग भी नहीं रहे हैं जो कि पकाने खाने की कद्र जाने, अब उसका मान सम्मान करें। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से निकाली और हजम। अब तो क्या है कि तंदूरी से रोटी निकाली और खाई, बस हजम। अब तुनकी पापड़ कौन बना रहा है। अतः स्पष्ट है कि लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का सुंदर अंकन किया है। तो पाठ का सार यहीं तक था। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।